नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं साथ साथ श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, क्लास है वो मिलती रहेगी, ठीक है। थोड़ा विश्वास बनाए रखें, ठीक है। और आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। बेयरिंग धातु, अपना आधा से ज्यादा बेयरिंग है वो हो चुका है, ठीक है। बेयरिंग के प्रकार हो चुके हैं, किस आधार पे होता है वो हो चुके हैं। बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कहाँ काम करते हैं, कौन सी शाफ्ट कैसे लगाई जाती है, किस आकार के होते हैं, उनके अंदर रोलर होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर केज होती है वो क्या होती है। लगभग सारा सिस्टम है अपन ने बेयरिंग का समझ लिया। अब मेन मोटिव रहता है कि बेयरिंग की धातु, कि जो बेयरिंग आपका बना होता है, जो गोल गोल चक्रियां बनी होती है, जो उसके अंदर गोल गेंद बनी होती है, जो रोलर बने होते हैं, टेम्पर्ड रोलर बने होते हैं, वो किस धातु से बने होते हैं, कौन कौन सी धातु होती है, कितना कितना परसेंट होती है, किस किस धातु का मिश्रण होता है, वो देखते हैं, ठीक है। तो आज है बेयरिंग धातु। अब बेयरिंग धातु शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगा इसका, कि बात कुछ ऐसी है कि बेयरिंग क्या होता है, मशीन का एक अवयव होता है, यानी एक भाग होता है जो मशीन के कुछ गतिमान भागों या कुछ अंगों को सहारा प्रदान करता है और उन्हें घूमने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ये बेयरिंग होते हैं वो अनेक प्रकार की धातुओं से बनाए जाते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं वो देखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी दो लाइनें लिखवा देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखो, बेयरिंग मशीन के अवयव है जो किसी मशीन के गतिमान अंगों या भागों को सहारा व घूमने में सहायता देता है। बेयरिंग अनेकों धातुओं से बना होता है जो निम्न, ठीक है। आई बात समझे कि बेयरिंग क्या होता है, किसी मशीन का अवयव होता है यानी भाग होता है, बट ये काम क्या करता है कि किसी भी मशीन के भाग या अंग को सहारा प्रदान करता है और उसको घूमने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। यानी गतिमान, गतिमान यानी चलने वाले भाग, ठीक है। और क्या होता है कि बेयरिंग होते हैं वो अनेक धातुओं से बने होते हैं। तो सबसे पहला धातु रहेगी अपनी ढलवा लोहा, ठीक है। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं ढलवे लोहे की तरफ। और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और मैंने परसों की क्लास की व्यू देखे, व्यू नहीं आ रहे, क्या भूल गए क्या 10 दिन के अंदर अंदर? अरे भूलो नहीं, एएलपी की वैकेंसी आ रही है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है, भूलने से फायदा कैसे होगा। क्लास को शेयर करो, सपोर्ट करो, थोड़ा और ज्यादा सपोर्ट करो। सपोर्ट तो खूब आ रहा है, पर आ कैसे रहा है, जो मैथ की सोर्स डालता हूं उनसे आ रहा है। ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को फीटर ट्रेड थ्योरी का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मैथ की भी थोड़ा होना चाहिए, पर फीटर ट्रेड थ्योरी का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं बेयरिंग के प्रकार, बेयरिंग की धातु के प्रकार, सॉरी किसके, धातु के प्रकार। एक सेकंड रुको, अपना डस्टर सही कर लेता हूं। डस्टर काला हो गया बेचारे को, किसी ने धोया भी नहीं है। चलो तो हेडिंग डाल दो, धातु के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहली धातु है आपके लिए ढलवा लोहा। ढलवा लोहा होता है, कास्ट आयरन होता है, उससे उन बेयरिंग का निर्माण किया जाता है जो धीमी गति व हल्के भार के लिए सहज हो, ठीक है। और साथ ही जैसे हल्के भार के लिए सहज हो, जैसे कि आपका फ्लैट बेयरिंग, वी बेयरिंग, ये क्या होते हैं,
ढलवां लोहा के बने होते हैं और ये धीमी गति में चलते हैं और ये क्या होते हैं, अब हल्के भार को सहन करते हैं। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो इस धातु का उपयोग, इस धातु का उपयोग उन बियरिंग के लिए जो धीमी गति व हल्के भार में काम आते हो। समझ में आई कि यानी ढलवा लोहा, इस धातु का उपयोग उन बियरिंग को बनाने के लिए किया जाता है या उन बियरिंग के लिए किया जाता है जो धीमी गति यानी धीरे चलते हो और हल्के भार के लिए क्या हो, काम आते हो। जैसे फ्लैट बियरिंग, क्या फ्लैट बियरिंग, और ये वी होगा, बी नहीं है, ये वी ऐसे वी होगा, ठीक है, वी वी, ठीक है। ये जो एक बात तो लिखाता हूं, जो ढलवा लोहा होता है आपका क्या होता है, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन यानी सी आई। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कास्ट आयरन का धातु होती है, उसका उपयोग किन बीयरिंग को बनाने के लिए किया जाता है जो धीमी गति में चलते हो और आपका भार यानी किसी वस्तु का भार ये क्या हो, हल्का हो, उसको सहन कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार के और भी धातु है, वो देखते हैं कौन सी कैसे, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं धातु नंबर 2 की तरफ। यह समझ में आया? तो धातु नंबर 2 है आपके लिए श्वेत। अब श्वेत धातु यानी श्वेत यानी व्हाइट, व्हाइट धातु यानी मेटल, व्हाइट मेटल। ठीक है, अब जो व्हाइट मेटल होता है वो दो धातुओं के आधार पर बनाया जाता है, एक तो आपका टिन और एक आपका लेड। तो सबसे पहले ये लिखते हैं, तो इसमें लिखो व्हाइट मेटल टिन या लेड आधारित होता है। क्या व्हाइट मेटल होता है वो क्या होता है, या तो टिन के आधार पर बनाया जाता है या लेड के आधार पर बनाया जाता है। अगर ये मेटल टिन के आधार पर बनाया जाता है तो उसका दूसरा नाम क्या रखा जाएगा, बेबिट मटेरियल इसे कहा जाएगा। तो इसमें एक लाइन और ऐड करते हैं अपन, टिन आधारित मेटल को बेबिट मटेरियल, क्या बेबिट मटेरियल कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको गाइस। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि टिन आधारित मेटल को बेबी मेटल कहते हैं, यानी बेबिट मेटल या मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 3 धातु को मिलाया जाता है। कौन कौन सी, देखो यह टिन, तांबा, एडमनी, ये तीनों धातुओं का मिश्रण होता है इसके अंदर का मिश्रण। ठीक है, दूसरा, अब आपको पता चला है कि टिन, तांबा और एटनिमी का जो मिश्रण होता है पर इनका अनुपात होता है, जो इनका मिश्रण होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं, तो देखो टिन होती है इसके अंदर 93%, ठीक है, और आपका तांबा होता है 3.5%, फिर आपकी एटनमी होती है 3.5%। ठीक है, ये क्रम से ऐसे होते हैं, क्रम से। चलो ठीक है, अब बात आती है कि ये धातु क्या होती है, कठोर होती है और निम्न गलनांक तक होती है, यानी इसमें लिख सकते हैं यह कठोर तथा निम्न गलनांक वाली होती है। तो इसमें लिखो
यह कठोर व निम्न गलनांक वाली होती है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि ये धातु है वो किसके काम आती है। ठीक है। चलो, तो कौन से बीयरिंग के काम आती है? सेल बीयरिंग की लाइनिंग के लिए ये काम आती है। सेल बीयरिंग की लाइनिंग। चलो, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं एल्यूमिनियम मिश्र धातु। इसको समझा देता हूं कि सभी धातु क्या होती है? व्हाइट मेटल होती है। व्हाइट मेटल में क्या होता है? टिन या लेड के आधार पर बनाई जाती है। तो टिन के आधार पर बनाया गया जो मेटल होता है उसे क्या बोलते हैं? बेबिट मटेरियल बोला जाता है। ठीक है। और इसके अंदर तीन धातु को मिलाया जाता है, टिन, तांबा और एटनमी। इनको क्रमशः कितना परसेंट रखा जाता है? जो आपका टिन होता है वो 93% रखा जाता है, तांबा को 3.5% रखा जाता है, और आपका जो एटनमी होता है वो कितना रखा जाता है? 3.5% रखा जाता है। ठीक है। और ये क्या होती है? कठोर होती है और निम्न गलनांक वाली धातुएं होती है। और इसका उपयोग जो आपका सेल बियरिंग होता है उसकी लाइनिंग के लिए ये उपयोग किया जाता है। ठीक है। यानी जो सेल बीयरिंग होता है उसकी लाइनिंग के लिए इसका उपयोग है वो मुख्यतः किया जाता है। आगे बढ़ते हैं एल्यूमिनियम मिश्र धातु की तरफ। चल, तो हेडिंग डालो 3 नंबर पे, एल्यूमिनियम मिश्र धातु। ठीक है। एक सेकंड रुको गाइस। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं एल्यूमिनियम मिश्र धातु की तरफ। अब एल्यूमिनियम मिश्र धातु इसने पहले बता दिया कि जो अपन एल्यूमिनियम यूज करते हैं उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? कोई धातु मिलाई जाती है। ठीक है। तभी इसने पहले ही बोल दिया था कि एल्यूमिनियम मिश्र धातु। अब देखते हैं कि कौन कौन सी धातु मिलाई जाती है, कितने कितनी परसेंट मिलाई जाती है। ठीक है। चलो, तो इसमें लिखो, यह एल्यूमिनियम मिश्र धातु में 20% से 30% टिन तथा 3% तांबा मिला होता है। आई बात समझे? क्या मिला होता है कि 20 से 30% तो टिन मिला होता है और 3% क्या मिला होता है? तांबा मिला होता है। और बाकी की बस्ती है वो कितनी बस्ती है? आपकी एल्युमिनियम बस्ती है। अगर अकेला एल्युमिनियम यहां पे यूज होता है तो वह किसी भी प्रकार का भार सहन नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि अपने आप में ये एक हल्की धातु है। तो इसके अंदर थोड़ी सी लाइन और ऐड करते हैं कि यह उच्च उष्मा चालकता व उच्च भार सहन करने योग्य होता है। तो इसमें लिखो, यह उच्च उष्मा चालकता व उच्च भार सहन करने योग्य होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग है वो किस धातु में बेयरिंग में किया जाता है। मतलब बेयरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बेयरिंग में ना कर अपन क्या कर सकते हैं कि इसका उपयोग भार सहन करने वाले बेयरिंगों में किया जाता है। जितने भी बेयरिंग भार सहन कर सकते हैं तो इस धातु का उपयोग अपन कर सकते हैं। तो इसमें लिखो, इसका उपयोग भार सहन करने वाले
बेयरिंग में। ठीक है, चलो तो एक बार दोबारा बताता हूं कि एल्युमिनियम मिश्र धातु होती है, उसमें 20 से 30% टिन मिला होता है, 3% क्या मिला होता है, तांबा मिला होता है, जो कि उच्च उष्मा चालकता होता है, वह उच्च भार सहन करने योग्य होता है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? भार सहन करने वाले बियरिंगों में इसका उपयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, इसे लिखो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं एक और मिश्र धातु की तरफ। कौन सी? कैंडियम। तो ये यहां से मिटा देता हूं। चलो एक सेकेंड, तो आगे बढ़ते हैं कैंडियम की तरफ। इसे लिखते हैं कैंडियम मिश्र धातु। एल्युमिनियम मिश्र धातु थी, इसमें 3 प्रकार की धातु मिलाएगी, 2 प्रकार की धातु मिलाई गई थी, परंतु जो आपकी कैंडियम होती है इसमें 3 प्रकार की धातु मिलाई जाती है। कौन कौन सी? तो देखो, इसमें चांदी, तांबा, और बताओ कौन सी धातु होती है इसमें? इसमें चांदी, तांबा, और कैंडियम किसके बनाने से मिलेगी? निकल। इसमें चांदी, तांबा, निकल धातु का मिश्रण होता है। ठीक है, और ये जंग के लिए क्या होते हैं? निम्न प्रतिरोधी होते हैं, और जो फटिक के लिए क्या होते हैं? उच्च प्रतिरोधी होते हैं। तो इसमें लिखो, यह फटिक के लिए उच्च प्रतिरोधी व जंग के लिए निम्न प्रतिरोधी, निम्न प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कि इस धातु का उपयोग उच्च ताप और भारी भारों को उठाने के लिए। तो इसमें लिखो, इस धातु का उपयोग उच्च ताप व भारी भारों को उठाने के लिए। एक बार दोबारा बताता हूं, क्या कैंडियम होती है, इसके अंदर चांदी, तांबा, निकल धातु का मिश्रण होता है। और किस प्रकार का मिश्रण होता है? यह एक सूक्ष्म मिश्रण होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए ये किस प्रकार का मिश्रण होता है, तो ये क्या होता है? सूक्ष्म मिश्रण होता है। ठीक है, और ये फटिक के लिए क्या होता है? उच्च प्रतिरोधी होता है, और जंग के लिए क्या होते हैं? निम्न प्रतिरोधी होता है। ठीक है, और इसका उपयोग उच्च ताप में भारी भारों को उठाने के लिए ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं कि नेक्स्ट धातु कौन सी है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट धातु की तरफ। आपको यह भी पता चलेगा कि आज की आपकी जो ये बेरिंग होती है वो कौन कौन सी धातु से बनी होती है। ठीक है, कुछ किताबों में 2-3 बेरिंग बताई हुई है, मतलब धातु बताई हुई है, कुछ किताबों में बहुत सारी बताई हुई है। ठीक है, तो अपन पूरी की पूरी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बीच में एक भी नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई छूट जाती है बाय द वे तो 100% कोई नहीं होता, आप कमेंट करोगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो तो इसमें 5 नंबर लिखते हैं, ब्रोंज। अब ब्रोंज क्या होता है? ब्रोंज को बनाने के लिए 3 प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है। कौन सी? एक सेकंड को सही। हाँ, क्या ब्रोंज को बनाने के लिए 3 प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले आता है टिन, फिर आता है आपका तांबा, फिर आता है आपका लेड। चलो अब ये मैंने आपको 3 अलग अलग लिखवा दिए। तो इसके अंदर तांबा कितना परसेंट होता है? 88। इसके अंदर लेड कितना परसेंट होता है? 2% होता है। और आपका जो टिन होता है वो कितना परसेंट होता है? 10% होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मानना क्या है, सीधी सी बात है कि ब्रोंज को बनाने के लिए 10% टिन,
88% तांबा और 2% लेड की आवश्यकता होती है। ठीक है, सीधा सोर्स का लिखा रहा हूं मैं। अब इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग तीव्र चाल वाले यानी तेज गति वाले और भारी भार को उठाने वाले बेरिंग को बनाने के लिए। तो इसमें लिखो इसका उपयोग तेज गति व भारी भारों को उठाने वाले बेरिंग। ठीक है, तो ब्रोज है, ब्रोज क्या होता है? 10% टी मिला होता है, 88% क्या होता है? तांबा होता है, 2% लेड होता है। ठीक है, समझ जाना, सोर्स कट है बिल्कुल, सोर्स एंड सिविल नोट्स बनाइए अपने। ठीक है, चलो तो ये है आपका ब्रोज। नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन सी धातु, इसे लिखो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं धातु नंबर 6 की तरफ। सबसे आसान और अपने घरों में पाई जाती है, अगर कोई बता सकता है तो बताओ। क्या? नंबर 6 पे लिखो पित्तल। अब पित्तल क्या होता है? दो धातुओं से मिश्रित होता है। कौन कौन सा? एक तो टिन होता है और एक आपका तांबा होता है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, यह टिन 70% व तांबा 30% से मिलाकर बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। इसका उपयोग जर्नल बियरिंग बनाने के लिए और जो आपकी बूस्ट स्प्लिट होती है ना, उसको बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें लिखो इसका उपयोग जर्नल बेरिंग व बूस्ट स्प्लिट बनाने में किया जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूं। पित्तल क्या होता है? जिसमें टिन 70% और तांबा 30% मिला होता है। ठीक है, और इसका उपयोग जर्नल बियरिंग बनाने या बूस्ट स्प्लिट बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट धातु की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं धातु नंबर 7 की तरफ। धातु नंबर 7 है आपकी, मैं थोड़ा हिंट दूं, बेज वाइस का जो बॉक्स नट होता है वो किसका बना होता है? बेज वाइस का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है? गन मेटल। अब ये बताओ, गन मेटल कौन कौन सी धातु से बनाया जाता है? बताओ कौन कौन सी धातु से बनाया जाता है गन मेटल को? टिन, तांबा, एक और तो जल्दी बताओ कौन कौन सी धातु से बनाया जाता है? टिन, तांबा, जिंक। तो इसमें लिखो इसे जिंक, तांबा, टिन से बनाया जाता है। ठीक है, किससे बनाया जाता है? जिंक, तांबा और टिन से बनाया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है या हार्ड होता है? हार्ड होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जल, वायुमंडल या नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। ठीक है, घन मेटल किससे बनाया जाता है? आपका जिंक, आपका तांबा और आपका टिन, तीनों को मिला दे तो आपका घन मेटल तैयार होता है। और जो हार्ड होता है, इसके ऊपर ना तो जल का प्रभाव पड़ता है, ना नमी का प्रभाव पड़ता है, ना इसके ऊपर कोई वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट धातु की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं दूसरी धातु की तरफ। धातु नंबर 8, फास्फोरस ब्रोंज। फास्फोरस बोल दो या
फॉस्फोरस बोल दो, ब्रोंज। ठीक है, जो आपकी ब्रोंज धातु होती है उससे अधिक हार्ड होता है, तो इसमें लिखो ब्रोंज से हार्ड होता है। क्या होता है? ब्रोंज से हार्ड होता है। ठीक है, ये कैसे किए, ये कैसे बनाया जाता है? यह कास्टिंग किया जाता है, कास्टिंग किया जाता है। ठीक है, पानी का असर नहीं पड़ता, पानी का असर नहीं पड़ता। ठीक है, चलो तो एक बार दोबारा बताता हूं। फोर्स क्या होता है? ब्रोंज से हार्ड, तो ब्रोंज से ज्यादा हार्ड होता है या हार्ड ही होता है ये। ठीक है, ये कास्टिंग किया जाता है और इसके ऊपर पानी का असर नहीं पड़ता। और ये किसके लिए बनाया जाता है? साधारण बियरिंग बनाने के लिए, साधारण बियरिंग के। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट धातु की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज ब्रोंज। मैग्नीज ब्रोंज क्या होता है? जो आपका फोर्स होता है ना, उससे ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो मैग्नीज। चलो, तो इसमें सबसे पहले लाइन लिखते हैं, यह फॉस्फोरस ब्रोंज से हार्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? फॉस्फोरस ब्रोंज से हार्ड होता है। अब इसका निर्माण किसके लिए किया जाता है, बताएगा कोई? मतलब धातु किसके लिए उपयोग की जाती है? भारी भारों, माध्यमों और चाल में प्रयुक्त होने वाले बेयरिंग के लिए। तो इसमें लिखो, यह भारी भारों, मध्यम व चाल में प्रयुक्त होने वाले बेयरिंगों में। ठीक है, जंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो तो एक बार दोबारा बताता हूं, मैंगनीज क्या होता है? फॉस्फोरस से ज्यादा हार्ड होता है, भारी भारों, माध्यमों, चालों में प्रयुक्त होने वाले बेयरिंग में इसका उपयोग किया जाता है, और इसके ऊपर जंग का प्रयोग है या जंग का प्रभाव है वो नहीं पड़ता। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं कि एक ऐसी धातु की तरफ जो क्या करती है कि अपने आप में ही लुब्रिकेंट देती है। अब लुब्रिकेंट कैसे देती है? अब जैसे कि आपका जो बियरिंग है, चलते चलते क्या हो गया, घिसने लग गया, घर्षण ज्यादा करने लग गया, स्मूथ नहीं चल रहा, तो वो बेयरिंग आप क्या करोगे, या उस बूस को, छोटे छोटे बूसों को लगा दोगे, तो अपने आप में वो क्या करेंगे, लुब्रिकेंट देना है वो शुरू कर देंगे। तो इसी के आधार पर उसका नाम रखा गया है सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग। यानी सेल्फ, अपने आप, लुब्रिकेटिंग यानी स्नेहक, और बेयरिंग यानी जो आपका बेयरिंग होता है। ठीक है, अब ये किन धातु से बना होता है? ये मुख्यतः 3 या 4 प्रकार की धातु से होता है, टिन, तांबा, जिंक और ग्रेफाइट। ठीक है, और ये बनाए कैसे जाते हैं कि ये बेयरिंग छोटे छोटे बूसों के रूप में बनाए जाते हैं। ठीक है, और इनको बनाने में क्या किया जाता है, छिद्र निकाले जाते हैं, उन छिद्रों में क्या भर दिया जाता है, तेल भर दिया जाता है, जिससे वो क्या होते हैं, अपने आप स्नेह है वो करते रहे। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो, यह छोटे छोटे बूसों के रूप में बनाया जाता है। क्या? यह छोटे छोटे बूसों के रूप में बनाया जाता है, इसमें धातु, टिन, जिंक, तांबा,
ग्रेफाइट आदि का उपयोग बूसों के छिद्रों में, बूसों के छिद्रों में तेल भर दिया जाता है। ठीक है, जिससे अपने आप क्या होते रहते हैं, संहेक या लुब्रिकेट होते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा बताता हूं, सेल्फ लुब्रिकेंट बेरिंग, यह छोटे छोटे बूसों के रूप में बनाए जाते हैं। ये पूरा बेरिंग नहीं बनाया जाता, क्या बनाया जाता है, छोटे छोटे बूसों के रूप में बनाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः 4 प्रकार की धातु लगाई जाती है, टिन, जिंक, तांबा और ग्रेफाइट। ठीक है, और इनके जो बूस बना दिए, बूस बनाने के बाद क्या होंगे, छिद्र निकाल दिए जाएंगे किसी भी मशीन से, और उन छिद्रों में क्या भर दिया जाएगा, तेल भर दिया जाएगा, और समय आने पर किसी बेरिंग के ऊपर लगा दिया जाएगा और अपने आप लुब्रिकेंट है वो होता रहेगा। ठीक है, चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं अधातु बेरिंग। अब ये तो थे धातु बेरिंग, एक जैसे ये है उसी प्रकार क्या है, एक अधातु बेरिंग है। अधातु बेरिंग में मैं सारे बता दूंगा कौन कौन से एक में। ठीक है, चलो आप अगर बता सकते हो तो कमेंट करो कि अधातु बेरिंग कौन कौन से होते हैं। बताएगा कोई कि सर ये होते हैं अधातु बेरिंग। देखो अधातु बेरिंग, और अधातु बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, बताएगा कोई। अधातु बेरिंग, तो अधातु बेरिंग वो किससे बनाए जाते हैं, आपका लकड़ी से, रबड़ से, प्लास्टिक से और कोई हल्की चीजों से। ठीक है, तो इसमें लिखो यह लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, एक सेकंड रुको। हाँ, तो क्या यह लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक से बनाए, क्या बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो एक सेकंड रुको गाइस। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि यह लकड़ी, रबड़ और प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। इनका उपयोग किसमें किया जाता है, हल्के काम और हल्के भार में किया जाता है। क्या, हल्की गति लिख लीजिए, हल्की गति व हल्का भार। ठीक है, तो ये क्या, तो देखो अधातु बेरिंग क्या होते हैं कि ये लकड़ी, रबड़ या प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, हल्की गति या हल्का भार में बनाए जाते हैं। अब ये अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं, जो बच्चों के खिलौने आते हैं, टॉयज आते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर भी लगे होते हैं। ठीक है, ये व्हाइट कलर के होते हैं, मतलब गोलियां होती हैं इनके अंदर, वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी लोहे की आ जाती है, धातु की आ जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आपकी लास्ट एंड फाइनल धातु की तरफ। चलो, तो लास्ट एंड फाइनल है कि नहीं है वो देख लेंगे, पहले ये लिखो स्टील मिश्र धातु। अब स्टील मिश्र धातु होती है वो क्या होती है, घर्षण रोधी होती है। क्या, यह घर्षण रोधी होती है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए कौन कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, निकल व क्रोमियम। कौन कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, निकल और क्रोमियम का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। क्या होता है, स्टील से घर्षण रोधी होता है, ये घर्षण है, ध्यान नहीं है, ये लिखा गया। ठीक है, क्या घर्षण रोधी होता है, निकल और क्रोमियम स्टील का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, इसे लिखो, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि धातु कौन सी है, या थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक बेरिंग का ही है, आज बेरिंग का चैप्टर पूरा क्लोज करके छोड़ेंगे। चलो, तो लिखो बेरिंग के लिए सिंथेटिक पदार्थ। अब आप बोलोगे कि सर ये सिंथेटिक पदार्थ होता क्या है। सिंथेटिक पदार्थ आपका प्लास्टिक होता है, टेफ्लॉन होता है, नायलॉन होता है और भी एक होता है। ठीक है, ये 4 क्या होते हैं, सिंथेटिक पदार्थ होते हैं, जिससे आप बेरिंग का उपयोग है वो निर्माण करने में लगा सकते हैं। परंतु इसका उपयोग क्यों किया जाता है बेरिंग के अंदर वो देखते हैं। ठीक है, तो विशेष प्रकार के बेरिंग बनाने के लिए सिंथेटिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले लाइन ये लिखो, विशेष
प्रकार के बियरिंग निर्माण में, क्या विशेष प्रकार के बियरिंग निर्माण में सिंथेटिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? अगर आप बियरिंग निर्माण में सिंथेटिक पदार्थ का यूज करते हो तो बियरिंग की गुणवत्ता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इसमें लिखो पदार्थ का उपयोग करने से, क्या पदार्थ का उपयोग करने से बियरिंग में, या बियरिंग की, ऐसे लिखो, बियरिंग की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। बियरिंग की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती। ठीक है, तो मैंने आपको एम बताया, एक उद्देश्य बताया कि सिंथेटिक पदार्थ का यूज करने के लिए आपको क्या करना हो, नहीं क्यों करना होगा, क्योंकि विशेष प्रकार का बियरिंग बनाने के लिए सिंथेटिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सिंथेटिक पदार्थ का उपयोग करने से बियरिंग क्या हो जाता है? गुणवत्ता में बढ़िया हो जाता है, उसमें सुधार आता है, मतलब कोई घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, उसमें लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती, मतलब बहुत सी गुण है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को लेकर फिर आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से होते हैं, इसलिए हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। सिंथेटिक पदार्थ कौन कौन से? तो सबसे पहला है प्लास्टिक, लिखो। अब क्या है कि आजकल बेरिंग निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग है वो होने लगा है। अब प्लास्टिक का उपयोग क्यों होने लगा है? क्योंकि इसमें स्नेह की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सहन कर सकता है, मतलब इस इतने हार्ड बनाया जाता है कि लोड को सहन कर सकता है। स्नेह की आवश्यकता नहीं होती, सहन कर सकता है, लोड सहन कर सकता है, और इसमें विभिन्न आकार में इसे मोल्ड किया जा सकता है। क्या प्लास्टिक को अनेकों आकार में मोल्ड किया जा सकता है किसी भी स्थिति में। ठीक है, आवाज नहीं आती, ठीक है, कार्य सही से होता है। तो इसमें लिखते हैं प्लास्टिक। चलिए, आजकल लगभग प्लास्टिक के बेरिंग बनना शुरू हो गए। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आज डिस्टर्ब तो बहुत ज्यादा हो गया ना, एक सेकंड रुको। अरे बच्चे हैं नीचे खेल रहे हैं, कभी आवाज करते हैं, उनको भी चुप कराना पड़ता है, इसलिए अपन डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं कि आजकल लगभग प्लास्टिक के बेरिंग बनना शुरू हो गए। क्योंकि अब क्योंकि मतलब क्यों बनना शुरू हो गए हैं? कारण तो होगा। कारण क्या है? जंग नहीं लगता, पहला कारण। दूसरा कारण, आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आती। चौथा कारण, चौथा कारण क्या होगा? स्नेह की आवश्यकता नहीं होती। एक सेकंड को, स्नेह की आवश्यकता नहीं होती, स्नेह की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, पांचवा, इतना सामर्थ्य बनाया जा सकता है कि लोड सहन कर सके। ठीक है, लोड सहन कर सके। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक, आजकल लगभग प्लास्टिक के बेरिंग है वो शुरू हो गए। क्योंकि कारण क्या है? जंग नहीं लगता, आवाज नहीं आती, स्नेह की आवश्यकता नहीं होती, और लोड सहन करने में इसे बनाया जाता है, इतना सामर्थ्य इनका बनाया जा सकता है। ठीक है, अब मेन मोटिव बात क्या आती है कि मेन मोटिव क्या बात आती है? घर्षण नहीं होता। फिर घर्षण तो होता नहीं। अब घर्षण नहीं होगा तो इनका जीवन काल है वो क्या रहेगा? बढ़िया से गुजरेगा,
ठीक है, आपके पैसे कम लगेंगे। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं कि दूसरा आपका सिंथेटिक धातु कौन सा है, इसे लिखो। हाँ, तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी का भाग है फिनोलिक्स। ठीक है, फिनोलिक्स के बाद पढ़ेंगे अपन नायलॉन, लाइनोन के बाद पढ़ेंगे अपन टेफ्लॉन। ठीक है, चलो तो लिखो नंबर 2 लगा के लेमिनेटेड। एक सेकंड रुको। लेमिनेटेड फिनोलिक्स। क्या? लेमिनेटेड फिनोलिक्स। अब लेमिनेटेड फिनोलिक्स क्या होता है कि इसके अंदर कॉटन फैब्रिक होता है, एबस्टोन्स होते हैं और अन्य पदार्थ भी होते हैं। तो इसमें लिखो, इसमें कॉटन फैब्रिक, एस्टेस्टोन्स या अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब इसको आपस में जोड़ने के लिए किस रेजिन का उपयोग किया जाएगा? इनको आपस में जोड़ने के लिए फिनोलिक रेजिन का उपयोग किया जाएगा। तो इसमें लिखो, इसे आपस में जोड़ने के लिए फिनोलिक रेजिन का उपयोग। ठीक है, अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है? यह उच्च सामर्थ्यवान होता है और भारी यानी झटकों को सहन कर सकता है। तो इससे लिखो, यह उच्च सामर्थ्य व झटकों को सहन कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेमिनेटेड फिनोलिक्स को बताते हुए कि इसमें कॉटन फैब्रिक और एस्टेपोस होता है और अन्य पदार्थ होते हैं। इनको आपस में जोड़ने के लिए किस प्रकार के रेजिन का उपयोग किया जाता है? फिनोलिक रेजिन का उपयोग किया जाता है। उस सामर्थ्यवान होते हैं और झटके इसमें कम लगते हैं या लगने के सहन कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे बढ़ते हैं लाइनोल की तरफ। चलो तो लिखो लाइनोल। अब लाइनोल क्या होता है बताएगा कोई? लाइनोल का उपयोग हल्के भारों को सहन करने वाले बेरिंग बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखो, इसका उपयोग हल्के भारों को सहन करने वाले बेयरिंग में। ठीक है, क्या? इसका उपयोग हल्के भारों को सहन करने वाले बेयरिंग में किया जाता है। ठीक है, और ये एक प्रकार से क्या होता है? सेल्फ स्नेहक होता है। सेल्फ निहक होता है। ठीक है, तो लाइनोल क्या होता है? इसका उपयोग हल्के भारों को सहन करने वाले बेयरिंग को बनाने में किया जाता है और ये एक प्रकार से क्या होता है? सेल्फ स्नेहक होता है, यानी ऑटोमेटिक लुब्रिकेंट है, वो देता रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं टेफ्लॉन की तरफ, लास्ट एंड फाइनल सिंथेटिक पदार्थ। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल टेफ्लॉन। चलो लिखो, टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन क्या होता है बताएगा कोई? टेफ्लॉन क्या होता है?
यह रासायनिक प्रतिरोधी होता है। क्या रसायन? यह रसायन प्रतिरोधी होता है। घर्षण का गुणांक कम, घर्षण का गुणांक कम होता है। उच्च ताप वाली धातु के लिए प्रयुक्त होता है। उच्च ताप में प्रयुक्त होता है। और ये क्या होते हैं? निम्न भार क्षमता सहन करने वाले होते हैं। ये निम्न भार क्षमता सहन करने वाले। चौथा सेल्फ लुब्रिकेशन होता है। सेल्फ लुब्रिकेशन होता है। क्या होता है? सेल्फ लुब्रिकेशन होता है। और क्या होता है? जंगरोधी होता है। जंगरोधी, ठीक है। और क्या लिखूं इसके अंदर? बीयरिंग से उष्मा को दूर रखने वाला होता है। बीयरिंग से उष्मा को दूर रखने वाला। और भी ज्यादा इसके कुछ गुण होते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या बचा है क्या नहीं बचा है, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूं, टेफ्लॉन क्या होता है? यह रसायन प्रतिरोधी होता है, गुणांक कम होता है, उस ताप के लिए प्रयुक्त होता है, निम्न भार क्षमता का सहन करने के योग्य होता है, सेल्फ लुब्रिकेट होता है, जंगरोधी होता है, और क्या होता है? बीयरिंग से उष्मा को दूर करने वाला होता है, और एकदम से अचानक से पड़ने वाले भार को सहन कर सकता है। क्या? अचानक से पड़े भार को सहन कर सकता है, ठीक है। यानी एकदम से कोई भार पड़ा है तो उसको ये सहन कर सकता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज आपका बेयरिंग का चैप्टर होता है क्लोज। अगर कोई बेयरिंग के चैप्टर में कुछ भी रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। और क्लास है आपको मिलती रहेगी, आप बस थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए पीछे क्लास नहीं आई थी, और 2 दिन पहले थोड़ा आपको पर्सनली बता नहीं सकता, कोई हो गया था, इसलिए क्लास डिले हो गई थी। क्लास मिलती रहेगी, सपोर्ट करते रहिए। आपकी एलपी की वैकेंसी आ रही है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। अभी राजस्थान का बजट जारी हुआ है, देखो कुछ हो तो। राजस्थान में जो कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती है वो भी आने वाली है, और राजस्थान रोडवेज की वैकेंसी आने वाली है, वाटर वर्क्स की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो आज साथ है वो बनाए रखें, ठीक है। चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने पड़ोसी को बताएं कि फिट थ्योरी की क्लासें फ्री मिल रही है, कहीं से भी कोई भी कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो इसे क्या लिखो, तो क्लास पूरी हुई, ठीक है। चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।